नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह गीला स्वागत करता हूं आपका डागुर्स ऐप पर। दोस्तों, मैं चर्चा कर रहा हूं आप लोगों के साथ भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशंस को लेकर। और पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी स्थानीय सुशासन की संस्थाओं को लेकर, जिसमें पंचायती राज को लेकर अपन ने बेसिक डिस्कशन किया था, ग्राम सभा को लेकर अपन ने डिस्कस किया था। अब आज अपन बात करेंगे मेहता मॉडल को लेकर, जिसमें त्रिस्तरीय मॉडल की बात कही गई थी, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों की बात की गई थी, ब्लॉक या खंड स्तर पर पंचायत समितियों की बात की गई थी और जिला स्तर पर जिला परिषद की बात की गई थी। तो आज डिटेल में चर्चा करते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं ग्राम पंचायतों को लेकर। ग्राम पंचायत सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले मॉडल। तो ग्राम स्तर और ग्राम स्तर पर होंगी ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत स्तर पर जो प्रशासनिक अधिकारी होगा वो होगा वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्रामीण विकास अधिकारी। अब ग्राम पंचायत को लेकर दोस्तों क्या प्रावधान है, क्या प्रोविजन है, उनको लेकर मैं आप लोगों के साथ डिटेल में चर्चा करता हूं। तो सबसे पहले कितनी जनसंख्या के आधार पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है? तो दोस्तों, न्यूनतम मिनिमम 3000 की अगर जनसंख्या होगी तो 3000 की जनसंख्या पे ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। इसमें 9 वार्ड मेंबर होंगे, 9 वार्ड मेंबर होंगे। साथ में अगर 1000 की जनसंख्या बढ़ जाती है तो 2 वार्ड मेंबर और बढ़ा दिए जाएंगे और 2 सदस्य बढ़ा दिए जाएंगे दोस्तों। अब इसके ग्राम पंचायत के प्रमुख पदाधिकारियों की अगर मैं बात करूं, जनप्रतिनिधियों की मैं बात करूं, तो दोस्तों पहला सरपंच, दूसरा उपसरपंच और तीसरा वार्ड पंच। अब दोस्तों सबसे बड़ा डिबेट है कि इनका चुनाव कौन करता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो दोस्तों राज्य सरकारों को, राज्य विधान मंडल को यह अधिकार प्राप्त है कि वो चाहे तो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवा सकते हैं सरपंच का, वो चाहे तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवा सकते हैं। राजस्थान में जो सरपंच का चुनाव है दोस्तों वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वोट देकर सरपंच का चुनाव किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव। अब अगर सरपंच अपना इस्तीफा देना चाहे तो वो किसे देगा? दोस्तों सरपंच अपना इस्तीफा देता है बीडीओ को, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को, खंड विकास अधिकारी को। दूसरा है उपसरपंच। तो उपसरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा या अप्रत्यक्ष रूप से होगा? तो दोस्तों उपसरपंच का चुनाव इन वार्ड पंचों के द्वारा किया जाएगा, जिसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। उपसरपंच अपना इस्तीफा किसे देगा? उपसरपंच भी अपना इस्तीफा बीडीओ को देगा दोस्तों। वार्ड पंच, तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वोट देकर वार्ड पंच का चुनाव किया जाता है और वार्ड पंच भी अपना इस्तीफा किसको देगा? बीडीओ को देगा। तो तीनों ही जो जनप्रतिनिधि हैं ग्राम पंचायत के, वो तीनों के तीनों दोस्तों अपना इस्तीफा किसे देंगे? अपना इस्तीफा बीडीओ को देंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को देंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, क्या सरपंच को, उपसरपंच को, इन लोगों को कार्यकाल के पूर्ण होने से पहले, क्या 5 वर्ष से पूर्व भी इन्हें पद से हटाया जा सकता है? एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूपीएससी की प्री में भी पूछा गया दोस्तों, कि अगर इन संस्थाओं को भंग कर दिया जाता है तो अगले चुनाव कितनी अवधि में होते हैं? 6 माह की अवधि में अगले चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे दोस्तों, 6 मंथ्स में। तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बना है। तो दोस्तों सरपंच और उप सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा
5 वर्ष पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो क्या है अविश्वास प्रस्ताव, उसको लेकर अपन डिटेल में चर्चा करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव संसद में खूब पढ़ा होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अविश्वास प्रस्ताव, अब इसका उल्लेख किया गया है क्या कहीं? तो अनुच्छेद 243 F अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है। क्या कहता है अविश्वास प्रस्ताव? कि सरपंच व उपसरपंच को अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है, पहली बात। दूसरी, पहले जो 2 वर्ष होंगे उनमें अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। पहले जो 2 वर्ष होंगे उनमें अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है 2 साल के बाद तो 1/3 जो वार्ड मेंबर हैं उनके द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाएगा जिसे 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरपंच और उप सरपंच को अपने पद से हटना पड़ता है। लेकिन यदि ये अविश्वास प्रस्ताव असफल हो जाता है तो अगले 1 वर्ष तक दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध। ये प्रमुख प्रोविजन है दोस्तों। तो ये बात हुई ग्राम पंचायत को लेकर, उसके प्रशासनिक अधिकारी को लेकर, जनप्रतिनिधियों को लेकर, कार्यकाल को लेकर, कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है इस प्रावधान को लेकर, और इस्तीफे को लेकर। अब दोस्तों दूसरी बात करते हैं अपन पंचायत समिति। पंचायत समिति, तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपको पंचायत समिति कौन से स्तर पर होती है। तो ब्लॉक या खंड स्तर पर, ब्लॉक और खंड स्तर पर पंचायत समिति होती है जिसका प्रशासनिक अधिकारी बीडीओ होता है, खंड विकास अधिकारी होता है। तो सबसे पहले तो कितनी जनसंख्या हो जिसके आधार पर पंचायत समिति का गठन किया जा सकता है दोस्तों। तो न्यूनतम 1 लाख की जनसंख्या पर, न्यूनतम 1 लाख की जनसंख्या पर पंचायत समिति की स्थापना की जा सकती है, पंचायत समिति का गठन किया जा सकता है, जिसमें न्यूनतम 15 सदस्य होंगे, 15 मेंबर होंगे। अब दोस्तों अगर जिस प्रकार से अपन ने पंचायत के संदर्भ में बात की थी कि अगर 1000 सदस्य बढ़ जाते हैं, 1000 जनसंख्या बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में 2 सदस्य बढ़ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर पंचायत समिति स्तर की मैं बात करूं तो अगर 15,000 की जनसंख्या बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में 2 सदस्य पंचायत समिति के बढ़ा दिए जाते हैं। दोस्तों आगे अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ तो इसके जो प्रमुख जनप्रतिनिधि हैं वो कौन कौन होते हैं। तो प्रधान, दूसरे उप प्रधान और तीसरे पंचायत समिति सदस्य मेंबर। सबसे पहले बात प्रधान की। प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। तो दोस्तों प्रधान के संदर्भ में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो प्रधान का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये जो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं इन सदस्यों के द्वारा प्रधान का चुनाव किया जाता है। इन सदस्यों के द्वारा ही उप प्रधान का चुनाव किया जाता है, जबकि जो ये सदस्य हैं पंचायत समिति के इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वोट देकर किया जाता है। डायरेक्टली जनता के द्वारा वोट देकर पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव किया जाता है और इन सदस्यों के द्वारा उप प्रधान और प्रधान का चुनाव किया जाता है। दोस्तों ये जनप्रतिनिधियों को लेकर। अब इनकी अगर अपन बात करें कि ये इस्तीफा किसे देते हैं तो दोस्तों पंचायत समिति के जो सदस्य हैं वो अपना इस्तीफा देंगे प्रधान को, उप प्रधान भी अपना इस्तीफा देगा प्रधान को, और प्रधान अपना इस्तीफा किसे देगा दोस्तों? प्रधान अपना इस्तीफा देगा जिला प्रमुख को। जिला प्रमुख अपना इस्तीफा देगा प्रधान। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, पंचायत समिति की 1 माह में
एक बैठक होती है और उसकी अध्यक्षता की जाती है प्रधान के द्वारा। प्रधान के द्वारा अध्यक्षता की जाती है दोस्तों। एक और महत्वपूर्ण बात, इनकी जो बैठकें होती है पंचायत समिति की, इन पंचायत समिति की बैठकों में पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं। पदेन सदस्य का मतलब है वो किसी पद पर होने के कारण इसकी बैठकों के सदस्य होते हैं। तो पंचायत समिति के पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं? तो दोस्तों उस पंचायत समिति के अंडर में जितनी ग्राम पंचायतें हैं उनके जो सरपंच होंगे वे सारे सरपंच इसके पदेन सदस्य होते हैं। दूसरा, स्थानीय जो विधायक होगा, लोकल जो एमएलए होगा, वह भी इसका पदेन सदस्य होगा पंचायत समिति का। क्लियर? अब आप लोग कहेंगे कि सर अगर प्रधान है, उप प्रधान है, जो पंचायत समिति के सदस्य हैं, इनको किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है? तो दोस्तों सरपंच के समान ही इनको भी पद से हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। क्लियर? अब दोस्तों आगे के संदर्भ में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि पंचायती राज संस्थाओं में जो उम्मीदवार है उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अपन ने पढ़ा था कि लोकसभा विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा विधान परिषद की जो सदस्य हैं उनकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के जो उम्मीदवार हैं उनकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ना 30 ना 25, कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों, 21 ईयर्स होनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, इसके जो सदस्य हैं क्या इनकी सदस्यता को समाप्त भी किया जा सकता है? क्या इनकी मेंबरशिप को समाप्त भी किया जा सकता है? दोस्तों दो आधार हैं, दो बेसिस हैं जिनके आधार पर सदस्यों की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। अब वो दो आधार कौन कौन से हैं? अगर पहले आधार के संदर्भ में मैं बात करूं तो अगर कंटिन्यूसली इन संस्थाओं की 3 बैठक होती है और बिना बिताए, बिना इन्फॉर्म किए, बिना बताए 3 बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उस कंडीशन में दोस्तों सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। दूसरा, 3 महीने हो गए हो चुने हुए और शपथ नहीं ली हो तो उस बेसिस पे भी दोस्तों किसी सदस्य की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आप लोगों के समक्ष पेश किए दोस्तों। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट अगर उसे कहूं तो मैं अलग से बता देता हूं, नोट डाल के लिख लीजिएगा आप लोग कि अगर पंचायती राज संस्थाओं में 1995 के बाद यदि किसी व्यक्ति के 2 से अधिक संतान हैं तो वह उम्मीदवारी के योग्य नहीं होगा। 2 से अधिक संतान हो। अब एक कंसेप्ट आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों कि एक बेटा पहले है और 95 के बाद अगर कोई ट्विंस पैदा हो जाते हैं, अगर कोई जुड़वा पैदा हो जाते हैं तो वो अयोग्य नहीं होगा, वो योग्य होगा। क्योंकि ट्विंस का और सिंगल का जो कंसेप्ट है वो आदमी के हाथ में नहीं है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो 2 से अधिक अगर संतान होगी 1995 के बाद तो वह उम्मीदवार अयोग्य होगा दोस्तों। समझ पा रहे हैं? दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर ये 2 संतान है और इनके अलावा अगर कोई तीसरी संतान है और वो दिव्यांग है, आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नया नाम दिया है, पहले विकलांग कहा जाता था, अब दिव्यांग कहा जाता है। तो इन 2 के अलावा अगर तीसरी संतान है और वो दिव्यांग है तो उस कंडीशन में भी उसकी जो उम्मीदवारी है उसे अवैध घोषित नहीं किया जाएगा, अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। केवल 1995 के बाद 2 से अधिक संतान हो, ट्विंस का लफड़ा ना हो और दिव्यांग का ना हो तो उस बेसिस पे दोस्तों पर्टिकुलर सदस्य की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है।
अब अपन बात करेंगे इसी स्तर की तीसरी संस्था को लेकर, और तीसरी संस्था है दोस्तों जिला परिषद। जिला परिषद, अब जिला परिषद के संदर्भ में अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो जिला स्तर पर जिला परिषद होती है, जिला स्तर पर। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जिला परिषद का जो प्रशासनिक अधिकारी है वो क्या कहलाता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहलाता है। क्लियर? अब बात करते हैं कि कितनी न्यूनतम जनसंख्या हो, कितनी न्यूनतम जनसंख्या हो जिसके बेसिस पर जिला परिषद का गठन किया जा सकता है दोस्तों। तो अगर न्यूनतम 4 लाख की जनसंख्या है तो उस बेसिस पे जिला परिषद का गठन किया जा सकता है। अब 4 लाख पर सदस्य कितने होंगे जिला परिषद के? 17 सदस्य होंगे, 17 मेंबर्स होंगे। कितनी जनसंख्या के आधार पर और सदस्य बढ़ाए जा सकते हैं दोस्तों? तो प्रति 1 लाख की जनसंख्या वृद्धि पर 2 सदस्य बढ़ाए जा सकते हैं, 2 सदस्य बढ़ाए जा सकते हैं दोस्तों। क्लियर? और क्या प्रमुख प्रोविजन है? वही जनप्रतिनिधि। तो जनप्रतिनिधियों के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो पहला है जिला प्रमुख, दूसरा उप जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, और तीसरा है जिला परिषद सदस्य मेंबर। दोस्तों जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख दोनों का ही चुनाव इन जिला परिषद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, इनडायरेक्टली किया जाता है। और ये जो सदस्य हैं जिला परिषद के, इन सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, डायरेक्टली बेसिस पे किया जाता है दोस्तों। अब इनके इस्तीफे की अगर मैं बात करूं तो जो जिला परिषद के सदस्य हैं ये अपना इस्तीफा देंगे जिला प्रमुख को, उप जिला प्रमुख अपना इस्तीफा किसे देगा? ये भी जिला प्रमुख को देगा। और दोस्तों जिला प्रमुख अपना इस्तीफा किसे देगा? बहुत सारे लोगों के दिमाग में या तो सीईओ आएगा या जिला कलेक्टर आएगा, लेकिन जिला प्रमुख अपना इस्तीफा देता है संभागीय आयुक्त को, संभागीय आयुक्त, डिविजनल कमिश्नर को। जिला प्रमुख का चुनाव जिला परिषद के सदस्यों के द्वारा, उप जिला प्रमुख का चुनाव सदस्यों के द्वारा, सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। सदस्य अपना इस्तीफा देंगे जिला प्रमुख को, उप जिला प्रमुख अपना इस्तीफा देगा जिला प्रमुख को, और जिला प्रमुख अपना इस्तीफा देगा संभागीय आयुक्त को। अब दोस्तों जिला परिषद के पदेन सदस्य कौन कौन होंगे? पदेन सदस्य, पदेन सदस्यों के अगर जिला परिषद के संदर्भ में मैं बात करूं तो पहला, जितनी पंचायत समितियां हैं दोस्तों, उस जिला परिषद के अंडर में जितनी पंचायत समितियां हैं, उन सभी पंचायत समितियों के जो प्रधान हैं, सभी पंचायत समितियों के प्रधान, पंचायत समितियों के प्रधान, चलिए प्रधान, और उस जिले के अंतर्गत जितने जो एमएलएज हैं, विधायक हैं, तो सभी एमएलए, सभी विधायक। दोस्तों स्थानीय लोकसभा का सदस्य, स्थानीय एमपी, लोकसभा सदस्य। एक और पदेन सदस्य हो सकता है जिला परिषद का, आप कहेंगे कौन? एक ऐसा सदस्य जो राज्यसभा का सदस्य है,
एक ऐसा सदस्य जो राज्यसभा का सदस्य है और स्थानीय स्तर पर उसका नाम स्थानीय मतदाता सूची में पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, तो वह राज्यसभा का सदस्य भी, वह राज्यसभा सदस्य भी जिला परिषद का पदेन सदस्य होगा। ये प्रमुख फैक्ट तीनों संस्थाओं को लेकर। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर इसी संदर्भ में आपसे आगे चर्चा करूं पंचायती राज की प्रमुख संस्थाओं को लेकर, जहां से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत प्रकार के क्वेश्चन बने हैं, तो दोस्तों वो डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। सबसे महत्वपूर्ण अगर पंचायती राज की जो प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, वो पहली प्रशिक्षण संस्था है दोस्तों ग्राम सेवक या वीडियो प्रशिक्षण केंद्र। अब कहां है? मंडोर, जोधपुर, मंडोर जोधपुर में। क्लियर? दूसरा है दोस्तों पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र अजमेर, पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र अजमेर। और अभी कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को इंदिरा गांधी पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान के संदर्भ में बताया था, तो वो स्थित है जेएलएन मार्ग जयपुर पर। तो इंदिरा गांधी पंचायती राज, इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान, यह है जयपुर में। चौथा है ओटीएस, जिसे आप लोग सरल भाषा में कहते हो, और अगर फुली में बात करूं आप लोगों के साथ, तो हरीशचंद्र माथुर राजस्थान जो लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान है, ओटीएस जिसे आप लोग कहते हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, जयपुर और उदयपुर। तो ये प्रमुख संस्थान, और ये दोस्तों आपका पंचायती राज का टॉपिक, जहां से अनेक एग्जाम में बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते आए हैं। चलिए दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर, वो रहेगा नगरीय निकाय का। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।